Hello everyone. Today we are going to start chapter 6 of class 12th Molecular Basis of Inheritance part 1. In this video we will discuss structure of DNA, packaging of DNA, transformation principle, DNA is genetic material, properties of genetic material and RNA word. Before we start the chapter, we will talk about the genetic material. There are two types of genetic material, DNA and RNA. In most of the organisms, DNA is present as genetic material, but in some viruses, RNA also acts as genetic material. Now we will discuss about the DNA. DNA is a polymer of deoxyribonucleotides. मीन्स कि डीएनए की जो मोनोमर यूनिट है दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स. तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स देन गेट अटैच टू फॉर्म द डीएनए चेन. किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हमें डीएनए की लेंथ का पता लगाना है तो हम उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पेयर्स कितने हैं वो काउंट करेंगे. तो एनसीईआरटी में कुछ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर्स गिवन है. लाइक बैक्टीरियोफेज 5174, it has 5386 nucleotides. Then bacteriophage lambda has 48502 base pairs. E. coli has 4.6 into 10 to the power 6 base pairs, and human genome contain 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. तो ये human genome का ये haploid content है. तो अगर हमें diploid निकालना है then we will multiply it by 2. Now the structure of DNA. There are three components of structure of DNA. First one is pentose sugar. Pentose sugar means the sugar which contains 5 carbon atoms. तो दो टाइप की पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज. आरएनए के अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज. दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि सेकेंड जो कार्बन है पेंटोज शुगर का, आरएनए में उसमें OH प्रेजेंट होता है और डीऑक्सीराइबोज में उसमें सिर्फ H प्रेजेंट होता है. तो एक ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होता है इन डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर. Second component is nitrogenous bases. तो there are two types of nitrogenous bases, purines and pyrimidines. ये इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे है. तो प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, देन pyrimidines में साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन. अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन. और आरएनए में क्या, आरएनए में भी 4 प्रेजेंट होंगे, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा. तो 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हैं. आरएनए में भी 4 ही नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं और डीएनए में भी सिर्फ डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है. द लास्ट कंपोनेंट ऑफ डीएनए इज फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेगा टू द न्यूक्लियोटाइड. तीनों कंपोनेंट्स जो डीएनए फॉर्म करेंगे वो एक दूसरे से अटैच होंगे और तब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म की चेन की फॉर्मेशन करेंगे. तो सबसे पहले डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये अटैच होगा नाइट्रोजन बेस से. नाइट्रोजन बेस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू और ये फॉर्म करेगा न्यूक्लियोसाइड. फिर ये न्यूक्लियोसाइड है, ये फॉस्फोरिक एसिड से बॉन्ड करेगा और फिर ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड. फॉस्फोरिक एसिड अटैच करेगा फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन पे न्यूक्लियोसाइड के किस बॉन्ड के थ्रू? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू. अभी एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो गई और न्यूक्लियोटाइड ही क्या है? ये मोनोमर यूनिट है डीएनए की. तो बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स विद अटैच होंगी टू फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. यहाँ पे मैंने डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दे रखा है. तो यहाँ पे क्या है? 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं. एक न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन से अटैच्ड है एक बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, और तभी फॉर्म करा है डाई न्यूक्लियोटाइड. अब एक न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन फ्री है तो इसको बोलेंगे हम 5 प्राइम एंड, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन फ्री है, इसे हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड. तो इसी तरह से कोई भी जो चेन बनेगी डीएनए की उसमें एक 5 प्राइम एंड होगा जहाँ पे 5th कार्बन फ्री है और एक 3 प्राइम एंड होगा जहाँ पे 3rd कार्बन फ्री है. इन दिस स्लाइड अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज एक्सप्लेन्ड. नाइट्रोजन बेस अटैच होगा पेंटोज शुगर से 1st कार्बन पे बाय एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. फिर 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा बाय फॉस्फो एस्टर लिंकेज. फिर 3rd कार्बन एक न्यूक्लियोटाइड का अटैच होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन से बाय फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज. तो ये तो हो गई डाई न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन. तो ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे टू फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. एक 5th कार्बन जो फ्री होगा बॉन्डिंग के लिए उसे हम बोलेंगे 5 प्राइम एंड, और एक 3rd कार्बन जो फ्री होगा बॉन्डिंग के लिए उसे हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड. आरएनए में एक OH ग्रुप और प्रेजेंट होता है 2nd कार्बन पे. अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज. तो दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि 2nd कार्बन पे आरएनए में OH ग्रुप प्रेजेंट है और डीएनए में ये OH ग्रुप एब्सेंट होता है. तो सिर्फ यही डिफरेंस है. और एक और डिफरेंस जो आरएनए और डीएनए में है कि थायमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ
आरएनए। नीचे डायग्राम में दोनों चेन्स दिए हैं डीएनए की, तो दोनों चेन से एंटी पैरेलल होंगी। एक चेन अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी तो दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होगी, तो एंटी पैरेलल होंगी। और बेसिस में भी ऐसे ही, ये जो बेस पेयरिंग होती है ये स्पेसिफिक होती है। ए एडेनिन हमेशा बेस पेयर करेगा थाइमिन के साथ में बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन के साथ में बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अभी हम बाद में भी डिस्कस करेंगे ये रूल किसने दिया था। तो यहाँ पे दोनों चेन्स का स्ट्रक्चर गिवन है कि कैसे वो एक दूसरे से अटैच होंगी। डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मेशन ने इन 1869। इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस है वो आइडेंटिफाई किया था और उसको उन्होंने एक टर्म दिया था न्यूक्लिन। फिर 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा जो विल्किन और फ्रैंकलिन ने प्रोड्यूस किया था उसके बेसिस पे। नाउ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मॉडल विच वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसके कुछ फीचर्स थे। तो सबसे पहला फीचर क्या है कि जो डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होगा। उसकी जो बैकबोन है डीएनए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वो बनाएगा शुगर फॉस्फेट, और बेसिस नाइट्रोजन बेसिस हमेशा अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होंगे। सेकेंड इसका फीचर है कि दोनों चेन्स हैं वो एंटी पैरेलल होंगी एक दूसरे से। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी, दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट फीचर इज कि जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच होंगे। हमेशा जो एडेनिन है वो पेयर करेगा थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ग्वानिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन से बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से पेयर करेगा। हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन अगर कोई बेस है तो वो हमेशा पिरिमिडिन से ही बेस पेयर करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम डीएनए की कॉइलिंग की बात करें तो हमेशा राइट हैंडेड डायरेक्शन में कॉइल्ड होगा। अगर एक हेलिक्स की बात करें तो एक हेलिक्स का जो डिस्टेंस है डीएनए में वो है 3.4 नैनोमीटर, और एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एरविन चारगाफ रूल, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक रूल दिया था बेस पेयरिंग का कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से बेस पेयर करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से। इसीलिए रेशियो हमेशा एडेनिन का इक्वल होगा थाइमिन के, और ग्वानिन का रेशियो हमेशा साइटोसिन का के इक्वल होगा। इसके अलावा सेकेंड रूल इन्होंने दिया था A+G किसके इक्वल होगा, T+C के, या A+G और T+C हमेशा 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल डॉगमा। इट वॉज प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक ने बताया था इसमें सेंट्रल डॉगमा में कि इंफॉर्मेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। हमेशा डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, कभी भी प्रोटीन आरएनए नहीं बनाएगा और आरएनए कभी भी डीएनए नहीं बनाएगा। हमेशा जो डीएनए से डीएनए फॉर्म होगा वो होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। आरएनए विल फॉर्म फ्रॉम डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड प्रोटीन विल फॉर्म फ्रॉम आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है कुछ वायरसेस में विच हैव आरएनए एज जेनेटिक मटीरियल, दे आर नोन एज रेट्रोवायरसेस। तो जो रेट्रोवायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी किसी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो पहले वो अपने आरएनए को कन्वर्ट करते हैं इनटू डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, मीन्स आरएनए डीएनए बना रहा है, इसीलिए दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डॉगमा। नाउ द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में है कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर किस फॉर्म में पैकेज्ड होता है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैमेलियन सेल का। तो मैमेलियन सेल का जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है वो होता है 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। तो ये हैप्लॉइड है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिप्लॉइड कंटेंट निकल गया 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। फिर 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम्स अराउंड 2.2 मीटर। लेकिन हमारे न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है वो इस डीएनए की लेंथ से क्या है, कम है। इसीलिए हमेशा हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में पैकेज्ड होता है। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले डिस्कस करेंगे पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए है वो कैसे पैकेज्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि डीएनए प्रोटीन्स के साथ में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लूप्स।
पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और वो न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वह हमेशा बाइंड करेगा विद द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो जो पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम हिस्टोन प्रोटीन्स, और 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, H1, H2A, H3 एंड H4। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इनमें बेसिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। अभी जो इसका स्ट्रक्चर है हम ये डायग्राम से डिस्कस करेंगे। नीचे 2 डायग्राम गिवन है। तो सबसे पहले क्या है, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। सेंटर में एक जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, एक ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। इसमें चारों हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, उनकी 2-2 यूनिट प्रेजेंट होती हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनकी 2-2 यूनिट प्रेजेंट होंगी और फिर ये फॉर्म करेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। फिर इसके ऊपर 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप्ड रहता है। तो 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए के जो दोनों एंड्स हैं वो फिर H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बाइंड करके रखेगा, तो तब ये फॉर्म करेगा न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं डीएनए में। ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट्स फॉर्म करेंगी क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और ये जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमें कैसे दिखाई देंगे, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। यानी कि अगर क्रोमेटिन जो का थ्रेड है उस पर हमें न्यूक्लियोसोम बीड्स की तरह दिखाई देंगे। ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये क्रोमोसोम फॉर्म करेंगे, मीन्स ये कंडेंस हो जाएंगे टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स। इनकी पैकेजिंग में कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हेल्प करते हैं। फिर हमने क्रोमेटिन फाइबर्स को डिवाइड किया इंटू 2 टाइप्स, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। ये उसकी स्ट्रेनिंग के बेसिस पे है। तो सबसे पहले है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन कैसा होता है, ये लूजली पैक्ड होता है और ये लाइटली स्ट्रेन्ड होता है, तो इसे हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव भी होता है, मीन्स ये क्या बनाएगा, ये आरएनए बनाएगा बाद में। दूसरा टाइप ऑफ क्रोमेटिन इज हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन कैसा होता है, ये डेंसली पैक्ड होता है, ये डार्कली स्ट्रेन्ड भी होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मीन्स ये आरएनए की फॉर्मेशन नहीं करता है। नाउ द टॉपिक इज द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अभी इस टॉपिक के बाद तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स गिवन है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज अ बैक्टीरिया विच कॉज निमोनिया, जो निमोनिया कॉज करता है। जब इन्होंने इसको कल्चर प्लेट पे ग्रो किया तो इन्हें 2 टाइप की कॉलोनीज मिली, एस टाइप एंड आर टाइप। एस मतलब स्मूथ कॉलोनीज एंड आर मतलब रफ कॉलोनीज। स्मूथ कॉलोनीज के ऊपर एक कोटिंग थी म्यूकस की, पॉलीसेक्राइड की, इसीलिए वो स्मूथ थे, तो वो वायरुलेंट फॉर्म थी, मीन्स वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज थे। आर स्ट्रेन है उनके ऊपर कोटिंग नहीं थी, एब्सेंट थी, इसीलिए वो कैसे थे, वो नॉन वायरल में वो डिजीज कॉजिंग नहीं थे। तो इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था इनका, इन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो माइस है वो मर गया, क्योंकि वो कैसा था, एस स्ट्रेन वायरुलेंट होता है, इसलिए उसने डिजीज कॉज कर दी माइस के अंदर और माइस की डेथ हो गई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर और इन्होंने क्या देखा कि माइस है वो जिंदा था, क्योंकि आर स्ट्रेन कैसा है, नॉन वायरुलेंट है, वो डिजीज कॉज नहीं करता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया और फिर इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तो इन्होंने देखा कि माइस है वो जिंदा रह गया, क्योंकि एस स्ट्रेन था वो हीट किल्ड था। फिर फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लिया एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था और आर स्ट्रेन, और उन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि माइस है उसकी डेथ हो गई। तो ये जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है इसमें उन्हें समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एस स्ट्रेन तो हीट किल्ड था जो वायरुलेंट था और आर स्ट्रेन है वो डिजीज कॉज नहीं करता है, लेकिन तब भी माइस की डेथ हो गई। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि कोई तो चीज़ थी जो एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हुई आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन को जिसने क्या कर दिया, वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। तो इसमें जो ग्रिफिथ है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि वो क्या चीज़ थी जो ट्रांसफर हुई थी फ्रॉम एस स्ट्रेन टू द आर स्ट्रेन, और जिन्होंने फिर आर स्ट्रेन को जिसने वायरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद 3 साइंटिस्ट आए, ऑवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्थी। उन्होंने वर्कआउट किया कि एस स्ट्रेन से वो क्या मटेरियल था जो ट्रांसफ़र हुआ था इनटू द आर स्ट्रेन और जिसने आर स्ट्रेन को वायरुलेंट में कन्वर्ट किया। तो इसके लिए उन्होंने 3 एंजाइम्स लिए, प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज। प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, वो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, आरएनएज आरएनए को डिग्रेड करेगा और डीएनएज डीएनए को डिग्रेड करेगा। तो इन्होंने जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का, वो एक्सपेरिमेंट दोबारा से किया, लेकिन उसमें इन्होंने एंजाइम्स भी यूज़ किए। तो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, प्रोटीएज लिया और आर स्ट्रेन लिया और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट कराया।
फिर इन्होंने क्या देखा कि फिर माइस की डेथ हो गई, मीन्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सेकंड स्टेप में क्या किया इन्होंने, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, आरएनएज लिया, आर स्ट्रेन लिया और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट कराया, तो फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब माइस है वो फिर से मर गया। थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, डीएनएज लिया और आर स्ट्रेन लिया और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट कराया, लेकिन इस बार है जो माइस था वो मरा नहीं, वो जिंदा रह गया। क्यों? क्योंकि डीएनएज ने एस स्ट्रेन के डीएनए को डिग्रेड कर दिया। अब वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफर नहीं हुआ और उसको उसने वायरुलेंट में कन्वर्ट नहीं किया, इसीलिए जो माइस था वो नहीं मरा, वो जिंदा रहा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि वो डीएनए था जो ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम एस स्ट्रेन टू द आर स्ट्रेन। इसके अलावा इन तीनों साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया था। इन्होंने तीनों मटेरियल्स को, यानी तीनों सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट किया था एस स्ट्रेन से, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, और फिर उन्होंने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कराया था। और उसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डीएनए था वही सिर्फ कैपेबल हो पाया उसको ट्रांसफॉर्म करने में, यानी उसको वायरुलेंट कन्वर्ट करने में। तो इस तरह से इन्होंने तीनों साइंटिस्ट ने पता लगाया कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था इट वाज डीएनए इन केस ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। After Griffith's experiment, the next experiment which is given in your NCERT is DNA is the genetic material. This experiment was performed by Hershey and Chase in 1952. इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था ये प्रूव करने के लिए किया था कि DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये इन्होंने परफॉर्म किया था बैक्टीरियोफेजेस पे। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? दीज आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरियाज। तो नॉर्मली जब कोई बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है किसी बैक्टीरिया को, तो वो सबसे पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल से अटैच हो जाता है, उसके बाद वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है इनटू द बैक्टीरियल सेल, और फिर अब उसका जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल जीनोम के साथ में, और फिर वो उसकी मशीनरी को यूज़ करता है अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है जो बैक्टीरियोफेजेस करते हैं इन्फेक्ट करने के लिए बैक्टीरियाज को। हर्शे और चेज ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया ये प्रूव करने के लिए कि वो जो इंसर्ट करते हैं बैक्टीरियोफेजेस वो डीएनए है ना कि प्रोटीन। तो ये प्रूव करने के लिए उन्होंने 2 स्टेप में ये एक्सपेरिमेंट कराया। एक में उन्होंने जो बैक्टीरियोफेजेस थे उसको रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल कराया, और एक में उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लेबल कराया। तो हम एक एक करके डिस्कस करें, नीचे डायग्राम में गिवन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें जिसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। तो जब उन्होंने बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो कराया कल्चर मीडियम में जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था, तो जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट था बैक्टीरियोफेजेस के अंदर वो रेडियो एक्टिवली लेबल हो गया। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 3 स्टेप में, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सबसे पहले इन्फेक्शन में क्या हुआ, बैक्टीरियोफेजेस ने अटैच किया अपने आप को बैक्टीरिया की सेल वॉल से और अपना डीएनए या फिर अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया इनटू द बैक्टीरियल सेल। सेकेंड स्टेप ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या हुआ कि जो वायरस पार्टिकल्स थे जो बाहर सेल वॉल से अटैच थे वो रिमूव हो गए और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर रह गया। थर्ड स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में उन्होंने हाई स्पीड पे रन कराया उसको। बैक्टीरियल सेल्स और जो वायरस पार्टिकल्स थे वो सेपरेट आउट हो गए, अलग अलग हो गए। और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरियल सेल्स थी उसके अंदर उन्हें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, जबकि जो सुपरनेटेंट था जिसमें वायरस पार्टिकल्स थे उसके अंदर उन्हें रेडियो एक्टिविटी मिली। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया और उसके अंदर उन्होंने ग्रो कराया बैक्टीरियोफेजेस को ऐसे मीडियम में जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। तो जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे उन्होंने उनको ग्रो कराया तो जो भी डीएनए था बैक्टीरियोफेजेस का वो रेडियो एक्टिवली लेबल हो गया। फिर सेम उन्होंने 3 स्टेप किए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। और उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरियल सेल्स थी उसमें उन्हें रेडियो एक्टिविटी मिली जबकि सुपरनेटेंट में नहीं मिली। इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो डीएनए है वही इंसर्ट होता है आफ्टर इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियोफेजेस। जब बैक्टीरियोफेजेस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियाज को तो वो अपना डीएनए इंसर्ट कर देते हैं उसके अंदर, और जो वायरस की कोटिंग होती है, जो वायरस पार्टिकल्स हैं उनकी जो कोटिंग होती है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जबकि क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इन दिस स्लाइड अगेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज इज एक्सप्लेन्ड। तो वही सेम स्टेप्स आर गिवन हियर कि उन्होंने 2 स्टेप में कराया ये, एक में उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, एक में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। जब उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरियल सेल्स थे उनमें रेडियो एक्टिविटी मिली उन्हें। जब उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया तब उन्हें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली बैक्टीरियल सेल्स में। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो जेनेटिक मटीरियल है बैक्टीरियोफेजेस का वो डीएनए है ना कि प्रोटीन। The next topic is properties of genetic material.
डीएनए वर्सेस आरएनए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए में कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मीन्स ये रेप्लिकेशन करने में कैपेबल हो, यानी अपनी कॉपी बनाने में कैपेबल हो। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, मीन्स ये रिएक्टिव नहीं होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। अगर चेंजेस नहीं होंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा, तो इसमें चेंजेस होने चाहिए, यानी ये म्यूटेशन करने में कैपेबल हो। फोर्थ प्रॉपर्टी इज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मीन्स ये एक्सप्रेस करे अपने आप को किसी भी फॉर्म में, ताकि कोई भी कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो सके। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे आरएनए और डीएनए में से कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट शुड बी एबल टू मेक इट्स रेप्लिका। कोई भी जेनेटिक मटेरियल है वो अपनी रेप्लिकेशन करने में कैपेबल हो, अपनी कॉपी बनाने में कैपेबल हो। तो डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, आरएनए नहीं कर सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि इट शुड बी स्ट्रक्चरली स्टेबल। कोई भी जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होना चाहिए। तो आरएनए अनस्टेबल है जबकि डीएनए स्टेबल है। अब दोनों में हमने कंपेयर किया कि क्यों आरएनए अनस्टेबल है और डीएनए स्टेबल है। तो सबसे पहला क्या पॉइंट है कि जो आरएनए है उसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो राइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो इसे रिएक्टिव बनाता है, और क्योंकि रिएक्टिव है तो इसीलिए क्या है ये अनस्टेबल है। सेकेंड प्रॉपर्टी आरएनए की कि कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है, इसीलिए भी क्या है रिएक्टिव है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये अनस्टेबल है क्योंकि ये जल्दी म्यूटेट होता है, इट म्यूटेट्स फास्टर। बल्कि ये भी एक प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की दैट इट शुड बी म्यूटेबल, ताकि इवोल्यूशन हो पाए। लेकिन आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट होता है, जिसकी वजह से जो वायरसेस है उनका लाइफ स्पैन है वो कम होता है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये आरएनए में प्रेजेंट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आरएनए को अनस्टेबल बनाती हैं। अब डीएनए को हम बताते हैं कि क्यों स्टेबल है, कि डीएनए स्टेबल है। सबसे पहला क्यों स्टेबल है कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि उन्होंने हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया, उसके बाद भी वो ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहा था, क्योंकि उसका जो डीएनए वो डिग्रेड नहीं हुआ था। तो उसका डीएनए है हीट किल्ड होने के बाद भी प्रेजेंट था और वो कैपेबल था ट्रांसफॉर्मेशन में, इसीलिए डीएनए क्या है स्टेबल है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो डीएनए की जो इसे स्टेबल बना रही है वो क्या है? इसमें जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। आरएनए में एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, डीएनए में दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जब हीटिंग करते हैं हम तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो जाते हैं, लेकिन जब भी उन्हें सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी वो दोबारा साथ में आके और दोबारा से डीएनए की फॉर्मेशन कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो थायमिन है वो डीएनए को स्ट्रक्चरली स्टेबल बना रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें आरएनए और डीएनए में, तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल है और इसीलिए ये एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है। In this slide again the properties of DNA and RNA are discussed। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रेप्लिकेशन की। तो डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है जबकि आरएनए रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है जबकि आरएनए अनस्टेबल होता है। ये हम अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि आरएनए अनस्टेबल क्यों होता है और डीएनए क्यों स्टेबल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी म्यूटेशन, अगर हम कंपेयर करें डीएनए और आरएनए में तो दोनों म्यूटेशन कर सकते हैं, बल्कि आरएनए ज़्यादा फास्टर रेट से म्यूटेशन कर सकता है। लेकिन क्योंकि वो फास्टर रेट से म्यूटेशन कर रहा है इसीलिए वो क्या है वो अनस्टेबल है। लेकिन हमारी जो मेन प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की वो क्या है कि वो स्टेबल होना चाहिए, इसीलिए इसमें भी बेटर क्या है डीएनए। फिर हम लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, मीन्स कोई भी जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए उसको। तो अगर हम कंपेयर करें डीएनए और आरएनए में, तो आरएनए सीधे अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, जबकि डीएनए पहले आरएनए बनाता है और फिर आरएनए प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए को आरएनए पे डिपेंड होना पड़ रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन तब भी अगर हम डीएनए और आरएनए को कंपेयर करेंगे, क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, वो म्यूटेशन भी कर रहा है, वो इवोल्यूशन भी कर रहा है, वो रेप्लिकेशन भी कर रहा है, तो डीएनए इज़ द बेटर जेनेटिक मटेरियल। The last topic of this video is RNA word। तो RNA is the first genetic material। DNA एक better genetic material है, लेकिन जब हमारी लाइफ इवॉल्व हुई थी अर्थ पे तो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल वो RNA था। लेकिन RNA क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की तरह भी वर्क कर रहा था और कैटलिस्ट की तरह भी, क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है इसीलिए क्या है ये अनस्टेबल है। तो इवोल्यूशन के टाइम पे RNA में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए और ये DNA में कन्वर्ट हो गया। फिर DNA है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल भी है इसलिए बेटर जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, जो इसको और ज़्यादा स्टेबल बना रहे हैं और जो इसको रिपेयरिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, tRNA और rRNA। ये तीनों आरएनए फिर वर्क करते हैं एक साथ टू फ्रॉम द प्रोटीन। और mRNA
एक टैम्पलेट की तरह वर्क करता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।